नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी BHUI पे। इस वीडियो में हम लोग जितने भी यूनिवर्सिटी CU के अंतर्गत ऐसे हैं जहां पे BA ऑनर्स या BA प्रोग्राम होता है, इसकी चर्चा करेंगे। आप क्या सब्जेक्ट जो है वो चूज करें अपने फॉर्म में, ताकि आप अधिकांश विश्वविद्यालयों में एलिजिबल हो जाएं और कैसे अपनी तैयारी करें, इन सब के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके मन में कई क्वेरीज है, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि सर हमने फॉर्म नहीं भरा है, 20 को आपने बोला था, क्यों आपने वीडियो नहीं दिया। आप हमको एक बात बताइए, जब लगातार चेंजेस हो रहे हैं सिलेबस में, इलाहाबाद में आपने देखा कि कल सिलेबस चेंज हो गया, तो अगर आप फॉर्म भर ही देंगे तो कौन बड़ा तीर मार लेंगे। आपको तो करेक्शन के टाइम फिर चेंज जाकर करना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए एकदम परेशान रहना, पहले ही दिन फॉर्म भर देंगे, उससे क्या लाभ हो जाएगा। भर दिए, बहुत लोग भर दिए होंगे फॉर्म, तो इलाहाबाद ने जब चेंज कर दिया तो उसको करेक्शन वाले में तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो क्यों इससे परेशान रहना कि अरे फॉर्म भरने के लिए समय 3 दिन पहले भी भर दोगे तो इनफ है। हम ये नहीं कहेंगे लास्ट दिन भरो, क्योंकि सर्वर पे लोड हो जाता है, लेकिन 3 दिन 4 दिन पहले भी फॉर्म भरेंगे और सर्वर में अगर प्रॉब्लम रहेगी तब तो वो देखेंगे, उसको डेट बढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी आपको फॉर्म भरने से रोक देंगे। जागरूक होने की जरूरत है, ना कि परेशान होने की। आप लोग परेशान रहते हैं, मैं फॉर्म भर दूं फॉर्म, भाई हम हमारे बोलने से मत रुकिए, आप भर दीजिए, जाइए फॉर्म भर दीजिए, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं होना है। आप फॉर्म भरने के लिए परेशान है, फिर एडमिट कार्ड पाने के लिए परेशान रहेंगे, उससे क्या हो जाएगा। जो प्रोसेस है विश्वविद्यालयों का, जिस हिसाब से ये लोग जो है 3-5 पूरा किए हुए हैं, इधर उधर सब सिलेबस जो है बिखरा के रखे हुए हैं, आप भर ही दोगे तो क्या होगा। ये तो कह रहा है पोर्टल विजिट करो रेगुलरली, और जो चेंज होता है उस हिसाब से फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। अब बताइए हमको, जितने लोगों ने इलाहाबाद का फॉर्म भरा होगा, इलाहाबाद ने नए सिलेबस अभी पैटर्न आपको दिखाएंगे, डोमेन बढ़ा के 2 कर दिया, लैंग्वेज को भी दे दिया, इसके बाद इन्होंने जो है जनरल टेस्ट भी डाल दिया, तो अब तो जो है इनको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे मैंने बोला था कि फॉर्म जो है वो अच्छे से भरना है। ऐसा नहीं कि जब बस गए, आया हो करके भर दिया, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया। और बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको फॉर्म भरने से रोकने का। बाकी आपको अपनी स्वेच्छा, आप खुद बुद्धिमान है, अपने विवेक के हिसाब से आप भर लीजिए, आपको भरना है तो। लेकिन फिर मैं सलाह दूंगा, जो हमारे बच्चे हैं 1 तारीख के आसपास फॉर्म भरिए, ताकि और चीज़ें 2-4-5 दिन में जो फंसी हुई है वो क्लियर हो जाए। और नहीं होता है क्लियर तो फिर वही बिना क्लियर के ही भरना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन तो आपके पास रहेगा नहीं। इस वीडियो में हम BA सिलेबस की चर्चा करेंगे। जो अलग अलग विश्वविद्यालय है CUET के अंतर्गत, जितने भी विश्वविद्यालय जो इंपॉर्टेंट हैं, जो BA प्रोग्राम्स को करवाते हैं, हम लोग उसको देखेंगे और उसके एग्जाम पैटर्न को भी देखेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के मन में ये आता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BA ऑनर्स एंड BA प्रोग्राम। कई जगह आप देखते होंगे BA ऑनर्स है, कुछ जगह देखते होंगे BA प्रोग्राम है। BA प्रोग्राम में आपको किसी विषय की विशिष्टता नहीं दी जाती, यानी किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं तो 3rd ईयर तक में भी 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो 3rd ईयर तक में भी जो है आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 2 तो पढ़ने ही पड़ेंगे, 3 भी कई जगहों पर पढ़ना होता है। तो 2 पढ़ने होंगे, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ जाए, पॉलिटिकल भी पढ़ना पड़ जाए, ठीक है। अब BA ऑनर्स अगर करते हैं, अब ऑनर्स का जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका है BA ऑनर्स हिस्ट्री, तो 3 साल का प्रोग्राम तो ये भी है, दोनों 3-3 साल का प्रोग्राम है। लेकिन इसमें क्या होगा, BA ऑनर्स वाले में तीसरे साल आपका सब सब्जेक्ट हट जाएगा, बस एक सब्जेक्ट रह जाएगा BA ऑनर्स वाला। जैसे हिस्ट्री ऑनर्स है तो सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटिकल है तो सिर्फ पॉलिटिकल, बस यही डिफरेंस है। और कोई इसमें डिफरेंस जो है ऑनर्स में और BA प्रोग्राम में नहीं है। आपको किसी भी जगह इसका नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। सिविल सर्विसेज वगैरह हम भी अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ऑनर्स प्रोग्राम वाले को ज़्यादा लोड है और BA प्रोग्राम जो कि है उनका लोड नहीं है। ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और उससे कोई लेने देना आपको नहीं है। दूसरा क्या आप देखते हैं, इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री, कि सर ये क्या है, इंटीग्रेट मतलब क्या। जैसे जुड़ा हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए BA के बाद कई बच्चे MA करना चाहते हैं, करते ही हैं, तो 3 साल BA करते हैं, 2 साल MA करते हैं, 5 साल लग जाता है। ये इंटीग्रेटेड कोर्स क्या करता है, उसको 1 साल रिड्यूस कर देता है, 4 साल का बना दिया। ये कुछ जगहों पर 5 साल का भी वो बनाए हुए रखे हैं। अब इसमें क्या करेगा कि जैसे BA BEd है, साउथ बिहार में BA BEd प्रोग्राम है, यानी कि BA के साथ वो BEd की भी डिग्री देगा आपको। 4 साल का उनका प्रोग्राम है और उसका नाम क्या है, BA BEd कोर्स, ठीक है। यानी BA होगा और BA के बाद वो आपको BEd की भी डिग्री देंगे। संयुक्त रूप से आपका ग्रेजुएशन और BEd जो है वह दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही जो मास्टर्स का प्रोग्राम होता है, आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो है वो संयुक्त रूप से होगा। कई जगह PhD को भी लेकर प्रोग्राम है, मास्टर्स PhD, लेकिन आपको ग्रेजुएशन लेवल का जानना है तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स आपका है। अब हम लोग विश्वविद्यालय बाय विश्वविद्यालय, जो BA के लिए इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट विश्वविद्यालय माने जाते हैं, उसकी चर्चा कर लें। इस क्रम में सबसे पहले आपके सामने जो नंबर 1 पोजीशन लेके
आएगा, जिसका सब्जेक्ट एकदम क्लियर है, जिसका कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर है और जो भारत में अपनी रैंकिंग भी रखता है, वह है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इससे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एंट्रेंस ही बीए के लेवल पे भारत का सबसे बड़ा एंट्रेंस माना जाता था और कोई भी विश्वविद्यालय में इस स्तर से उतने बच्चे अप्लाई नहीं करते थे सीयूईटी के पहले। बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में जो है ऑनर्स प्रोग्राम होता है सोशल साइंसेस में और आर्ट्स में। ये क्या है सर? सोशल साइंसेस और आर्ट्स जो है वह दो फैकल्टी है यहाँ पे। आर्ट्स के अंतर्गत मेजरली आपके लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट आते हैं, जबकि सोशल साइंस के अंतर्गत जो है आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट जो आते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हम आर्ट्स और सोशल क्या दोनों में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप आर्ट्स सोशल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। एक ही एग्जाम के थ्रू आपका दोनों ही जगह सिलेक्शन होना है तो आप उसमें दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हैं। कुछ शर्तें कुछ विषयों को लेकर लगाई गई हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें ओवरऑल बीए आर्ट्स और बीए सोशल का बीएचयू में जो सीयूईटी के अंतर्गत सिलेबस को एक्सेप्ट किया वो क्या है? आपको सेक्शन 1 में इंग्लिश या हिंदी करना है। अब जो वहां पे आपने देखी थी 13 भाषाएं, 20 भाषाएं, 25 भाषाएं, भूल जाइए सब। यहां दो ऑप्शन बस बीएचयू दिया, या तो इंग्लिश या तो हिंदी करो, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ए से। ठीक है, और फिर कहा कि सेक्शन 3 जो है वो कंपलसरी है, यानी 40 क्वेश्चन आपको यहां करना है और 60 क्वेश्चन आपको यहां करना है। 100 क्वेश्चन पे ये लोग जो है अपना मेरिट बनाएंगे। अब कई बच्चे ये भी करेंगे सर हम हिंदी ले लें, इंग्लिश भी ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई रोक टोक उसमें भी नहीं कर रहा है। अब आपका जो बेस्ट मेरिट होगा उसको ये लोग निकालेंगे, तो मेरिट बनाने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होगी? विश्वविद्यालय की होगी। तो आप वहां हिंदी चूज कर रहे हैं तो नीचे इंग्लिश भी चूज कर लीजिए। यहाँ कुछ बच्चों का फिर प्रश्न होता है कि सर मान लीजिए मैं हिंदी चूज करता हूं तो क्या मैं बीएचयू में इंग्लिश में पढ़ सकता हूं? कोई लेना देना नहीं, एंट्रेंस अलग है, बीएचयू आएंगे तो ये अलग है। बीएचयू के टर्म में मैं बात कर रहा हूं, बाकी अलग अलग विश्वविद्यालयों के टर्म में अलग अलग बात होगी। ठीक है, तो बीएचयू का एंट्रेंस से कोई लेना देना नहीं, आप वहां जो सब्जेक्ट बना के मार्क्स ज्यादा ला सकते हैं ले आइए। यहां जब एडमिशन आपका होगा बीएचयू में बीए में तो आपके अलग अलग सेक्शंस चलते हैं, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, आप दोनों ही सेक्शंस में अपनी रुचि के हिसाब से जाके एग्जाम दे सकते हैं। आगे चल के चेंज भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपसे इंग्लिश नहीं हो रहा है तो हिंदी कर लीजिए, हिंदी नहीं हो रहा तो इंग्लिश में चले जाइए। तो बीएचयू बहुत लिबरल है और आप जो है बीएचयू में एक अच्छा अनुभव पाने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 पास होना चाहिए और एज जो है वो आपका 22 साल से ज्यादा जो है वह नहीं होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। एज रिलैक्सेशंस आपके ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट को 3 साल और 5 साल का क्रमशः जो है वह दिया गया है। बीए ऑनर्स सोशल साइंस ग्रुप की बात करें तो आपको देखिए कौन कौन ऑनर्स यहाँ पे मिलने वाला है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिलेगा, हिस्ट्री ऑनर्स मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिलेगा, सोशियोलॉजी मिलेगा, साइकोलॉजी मिलेगा, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी। अब कुछ बच्चों का प्रश्न होगा सर हमारा 12th में इकोनॉमिक्स हिस्ट्री नहीं है, 12th में मेरा पॉलिटिकल साइंस नहीं है, 12th में मेरा जो है ज्योग्राफी नहीं है, तो क्या मुझे वो मिल जाएगा? बिल्कुल मिल सकता है। बीएचयू को बस आपके उस 100 क्वेश्चंस जो होंगे उससे लेना देना है, उसके मार्क्स के बेसिस पे यहाँ जो बच्चे जब काउंसलिंग होगी तो जितने बच्चे अप्लाई करेंगे अगर आपकी रैंक टॉप पे होगी तो आपके हिसाब से मिलेगा, नहीं तो सीटें भर जाएंगी। तो फिर ये आपको बताएंगे कि ये सब्जेक्ट खाली है, आपकी मार्क्स पे आप लेना चाहें तो ले। तो जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को जो है अचीव करें। इकोनॉमिक्स को लेके एक रूल यहाँ पे ये है कि आपको कहता है कि 10 हायर स्कूल में जो हाई स्कूल में ये लिखते हैं कि ओनली सच स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड इकोनॉमिक्स। अच्छा ये दूसरा है, चलिए हम बता दें ऐसे ही एक रूल ये लोग लागू करते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कि हाई स्कूल में, हाई स्कूल 10th हो जाता है तो 10th में तो हालांकि सबका रहता है मैथमेटिक्स, वहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो ओनली हाई स्कूल में जिनको 10th है उनको इकोनॉमिक्स जो है कहते हैं वही ले सकते हैं। बाकी ये रूल जो है वो कभी कभी ये लोग 12th के मापदंड पे भी अप्लाई करते हैं, तो केवल जो आपका ये होगा इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट ही आपका जो है वह गोल घेरे में आता है। बाकी आपको चाहे ज्योग्राफी ही क्यों ना हो ये आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स तो मान लीजिए वो लोग लेके क्या ही कर लेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी वो लोग नहीं ले पाएंगे जो बिल्कुल आर्ट्स बैकग्राउंड से है, क्योंकि उसके साथ जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो आपको मैथ्स और स्टैट्स का मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपका 12th में ये सब्जेक्ट होता है तभी ये सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। बाकी आपको हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इसके लिए कोई मापदंड नहीं है। 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको मिल जाएगा। बाकी उन्हीं सब्जेक्ट पे थोड़ी बहुत ये लोग रोक लगाते हैं जो आपसे होगा ही नहीं। अब आप कोई आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा कहे नहीं सर मैं कर लूंगा, कैसे कर लोगे भाई? 12th वाली मैथ्स बिल्कुल अलग है, आपने 12th का ही मैथ्स नहीं पढ़ा है, यहाँ ग्रेजुएशन लेवल का मैथ्स हो जाएगा।
इक्विवेलेंट हो जाती है, बीएससी के साथ ही क्लासेस चलती हैं। तो आप जबरदस्ती वाली बात करोगे नहीं मैं कर लूँगा, तो कर लूँगा से नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं होता है। बस ये सब जो है थोड़ी जोश वाली बातें होती है, नहीं सर हम कर लेंगे, अरे कैसे कर लोगे भाई, होगा ही नहीं। बीए ऑनर्स की बात करें हम आर्ट्स में, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा हिंदी, कन्नड़, मराठी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, तमिल, उर्दू, नेपाली, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, ये सब इंपॉर्टेंट है, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री का एक छोटा जो है पार्ट जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का AISC वो आपको देखने को मिलता है जो ऑनर्स। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पे आर्ट्स में भी मिलता है, सोशल साइंसेस में मिलता है और आपको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत भी मिलता है। स्टैटिस्टिक्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स का रहा, इकोनॉमिक्स के लिए इनके पास मात्र 10 सीट हैं। ओनली सच स्टूडेंट्स हु हैव ऑफर्ड इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये कॉम्बिनेशन बना देंगे, ठीक है। जब एडमिशन फाइनल होने वाला होगा उस समय ये कॉम्बिनेशन बना देंगे। इकोनॉमिक्स हम उसी को देंगे आर्ट्स के हिसाब से, सोशल में अलग कॉम्बिनेशन है, सोशल में ESP है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी भी, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैट्स, यानी हम उसी को इकोनॉमिक्स ऑनर्स देंगे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स को रखेगा। यानी क्लियर हो गया कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जो है यहाँ पे बाजी मारेंगे, क्योंकि दूसरा इकोनॉमिक्स जो है आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा मैथ्स और स्टैट्स नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर सच स्टूडेंट 10 सीट विल बी अवेलेबल एट इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेवल, केवल 10 सीट जो है वो आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत आता है, बाकी सारी सीटें जो है वो सोशल जो मैंने पहले आपको बताई वो अलॉट करती है। ओनली ऑफर टू द स्टूडेंट्स एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी मेंबर इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ये जो हैशटैग लगा हुआ है जैसे कन्नड़ में लगा है, तो कन्नड़ में ये तभी आपको ऑफर करेंगे जब जो है देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट्स पढ़ने लायक हैं, कन्नड़ को के लिए अप्लाई किए हैं और इनकी फैकल्टी भी अवेलेबल है उस चीज़ के लिए। बाकी आपको जितने भी सब्जेक्ट दिखते हैं, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, इन सब में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में भी, साथ ही AISC और ज्योग्राफी में भी। तो ये आर्ट्स फैकल्टी है। आर्ट्स और सोशल में सर क्या डिफरेंस है? पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है, बस 2 फैकल्टी है। पहले आर्ट्स के अंतर्गत ही सोशल आता था, अब आर्ट्स और सोशल को प्रशासनिक डिवीजन से जो है वो अलग कर दिया है ताकि जो है प्रबंधन आसान रहे। दूसरा विश्वविद्यालय इस करीबी जो हमारे पास आता है वो आता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अच्छा, कई बच्चों के मन में भ्रम होगा कि सर हम लोग लिंग्विस्टिक ऑनर्स लेके क्या करेंगे, लिंग्विस्टिक यानी कि जापानीज, फ्रेंच, चाइनीज ये सब करके क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो सिविल सेवा का विश्वविद्यालय के नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूँ। अगर आपके मन में ये भ्रम है कि आप विश्वविद्यालय में आएंगे और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आपको इस लेवल का पढ़ा देंगे कि आप सिविल सेवा क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये आपके मन में एक मिथ्या भ्रम है और इसका जो है कोई परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर मैं बताऊं, देख रहे हैं ना फॉर्म भरने में किस तरह की दुर्व्यवस्था है, तो सोचिए एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में किस तरह की दुर्व्यवस्था है। हाँ, अब हम आते हैं लिंग्विस्टिक वाले सब्जेक्ट पे। तो अगर लिंग्विस्टिक आप लेते हैं तो आपके पास एक तुरंत प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी होता है, चाहे जर्मन हो चाहे फ्रेंच हो। आपको 40 से 50,000 तक का, या आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है अप टू 50,000 तक तो है, कुछ बच्चों का 60,000 भी जाता है, कुछ लोग 30,000 पे भी आते हैं। तो आपकी जैसी कैपेबिलिटी होगी प्लेसमेंट के चांसेस होंगे। फिर आती है सिविल की बात, तो सिविल में आप किसी भी विषय से जाएँ आप कर सकते हैं, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। और बाकी जो आपको सिलेबस उसका पढ़ना होगा वो आपको खुद से पढ़ना ही है और आपको उसके लिए जो है खुद से डिटरमाइंड होके अपना प्रयास लगाना होगा। बाकी यूनिवर्सिटी के प्रयास से आप सिविल वगैरह तो भूल जाइए। दूसरी चीज, बीए ऑनर्स की बात करें JNU में भी होता है। अब JNU ने जो 13 लैंग्वेज था उसको कहा साइड करो, हमको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चाहिए। क्या चाहिए हमको? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चाहिए और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट चाहिए। अब देखो, जो बच्चे BHU के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलरेडी जनरल टेस्ट तो वहाँ सेलेक्ट करेंगे ही, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो जनरल टेस्ट जो BHU के लिए अप्लाई किए वो तो ऑलरेडी एलिजिबल हो गए यहाँ JNU के लिए जनरल टेस्ट में। अब ये इंग्लिश कह रहा है, तो जितने बच्चों ने हिंदी लिया उधर उनको इंग्लिश यहाँ अलग से रखना होगा, और जितने बच्चों ने इंग्लिश वहाँ रखा है तो वो ऑलरेडी जो है इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो गए। वो BHU में अगर जनरल टेस्ट और इंग्लिश दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसके लिए एलिजिबल हो गए। JNU के लिए भी बस आपको फॉर्म में JNU को जो है सबमिट कर देना, JNU को जो है अपने क्राइटेरिया में, जो यूनिवर्सिटी वाले क्राइटेरिया में रख लेना है। और जो आर्ट्स में BHU में मिलता था, यहाँ पे पर्शियन, पाश्तो, अरेबिक, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश जो है BA ऑनर्स का प्रोग्राम है। लैंग्वेज में ये आपको JNU में मिल जाएगा और माना जाता है कि भारत में सबसे अच्छे कोर्सेस में लैंग्वेज की जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की UG लेवल की कोर्सेस हैं। तीसरा विश्वविद्यालय, अब वहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये नहीं है। तीसरा विश्वविद्यालय आता है दिल्ली विश्वविद्यालय।
ये कहानी गाय का अलग बथान अलग राग अलाप दिया है। ये कहा है कि 12th बेस्ड जो है 12th बेस्ट यूनिवर्सिटी हमने इसको कहा। ये 12वीं के हिसाब से चलता है कि 12वीं में आपने क्या पढ़ा है उसी के आधार पर ये आपको एडमिशन दे देगा। और ये अन्याय जो है सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चों के साथ है, क्योंकि अब आर्ट्स वाले पढ़ के तो जा नहीं सकते साइंस में, स्ट्रीम चेंज तो कर ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है वहाँ, क्योंकि कहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बना के आओ। लेकिन अगर आपने PCM ग्रुप से पढ़ाई की है तो आपके ऊपर ये बाध्यता है कि अगर आप आर्ट्स में भी आना चाहते हैं तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट को बनाना होगा जो 12th में आपने पढ़ा है। हालांकि NTA की वेबसाइट और दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट दोनों अलग अलग बात कहती है। दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे बस एक जगह लिखा हुआ है कि 12th के सब्जेक्ट लेने हैं। NTA की वेबसाइट पे ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। वेबिनार हुआ, वेबिनार में भी आप सुनेंगे, कई छात्र बताएंगे भी, आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि कुछ बार जो है उन्होंने कहा हाँ 12th में लेना कंपलसरी है, कुछ वक्त जो है वो गोल मटोल घुमाने लगे कि मैं एडवाइस कर रहा हूँ। एडवाइस क्यों कर रहे हो भाई, आदेश दो, एडवाइस क्यों कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। तो जिन बच्चों का बैकग्राउंड PCM है या PCB है, अगर वो किसी और विश्वविद्यालय की तैयारी करेंगे, JNU की या मान लीजिए BHU की या और विश्वविद्यालय इलाहाबाद की, तो आपके लिए अगर आप DU में आना चाहते हैं तो जिस बैकग्राउंड के हैं वो पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे खुश हो गए होंगे, अच्छा सर हमारे लिए तो अच्छा है, क्यों चेंज करेगा। अरे भाई आपके लिए क्यों अच्छा है ये, आप ये सोचो ना कि पहले आपके सब्जेक्ट में वही लोग आते थे जो आपके सब्जेक्ट को पढ़ के आते थे। अब वो नीट की तैयारी कर रहा है, वो बंदा JEE की तैयारी कर रहा है, उसी से एलिजिबल हो गया। तो आर्ट्स वालों के लिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपके सीट को वो आके मारेंगे इधर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के आपके सीट को मारेंगे। पहले आपके सीट को मारते थे वो, लेकिन आपके सीट को मारने के लिए आपके विषय को पढ़ना पड़ता था। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय कहा आप नहीं पढ़ो, उस विषय को भी मत पढ़ो, उसी से एलिजिबल हो जाओ। तो इससे वो बच्चे जो JEE लेवल की तैयारी किए हैं, नीट लेवल की तैयारी किए हैं, BSc के लिए अप्लाई करेंगे PCM के साथ और वो एलिजिबल हो जाएंगे BA के लिए। तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को खुश होने की आवश्यकता इसमें नहीं है। नुकसान किसका है, नुकसान है स्टेट बोर्ड के बच्चों का, जिन्होंने कभी कंपटीशन के लेवल पर बोर्ड को पढ़ा ही नहीं। कौन बताए इन मूर्खों को कि कंपटीशन का लेवल क्या है और बोर्ड का लेवल क्या है। ये लोग कह रहे हैं कि बोर्ड लेवल। अरे बोर्ड लेवल का होता है कंपटीशन, JEE और नीट बोर्ड लेवल का एग्जाम होता है। आप उस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देते हैं बच्चों को, और कैसे यूपी बोर्ड का बच्चा और बिहार बोर्ड का बच्चा उसको कंपीट कर पाएगा। महीने में एक दिन बेचारा क्लास गया और बोर्ड किसी तरीके से पास कर गया PCM से, घर वालों के दबाव में PCM ले लिया था, PCB ले लिया था, और अब उसको आप कह रहे हैं नहीं अब तुमको यही बनाना पड़ेगा। एक महीना पहले जो है बुद्धि इन लोगों की खुली है। तो यहाँ अगर आपको करना है तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, ये कह रहा है कोई भी लैंग्वेज आप जो है सेक्शन 1 से ले लीजिए, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 3 जो है कोई 3 डोमेन आपको सेक्शन 2 से लेना पड़ेगा डोमेन से। अब ये कह रहा है एनी 3 NTA की वेबसाइट पे, लेकिन आपके ऊपर एक बाध्यता है यहाँ पे कि आप जो है 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी को लेंगे। BA ऑनर्स में यहाँ क्या क्या मिलेगा आपको, ज्योग्राफी मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगा, आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, सोशल वर्क मिल जाएगा, सोशियोलॉजी मिल जाएगा, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स मिलेगा। इकोनॉमिक्स में स्टार मार्क है, यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए जो है आपको मैथमेटिक्स इन्होंने कंपलसरी कर रखा है। अच्छा, BA ऑनर्स मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन में जो है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 कोई एक लैंग्वेज लेंगे और मास मीडिया एक डोमेन लेंगे, प्लस सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A एंड एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2। अब वहां जो बात इन्होंने कहा सेक्शन 1, यहां पे उसको कंट्राडिक्ट कर दिया, क्योंकि अब NTA जो बनाया है लिस्ट सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसने अपना B1 और B2 जो है वो अलग बना लिया है। जैसे B1 और B2 देखिए क्या अलग बनाया है, ये मैं आपको दिखा दूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का B1 और B2 ये है। B1 में आपके इतने इतने सब्जेक्ट आते हैं, अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, आपके बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। और फिर सब्जेक्ट है B2 का, जिसमें कह रहा है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, मास मीडिया, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये इनका B2 है और ये इनका B1 है। इसमें अब आपको ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, एनी
वन फ्रॉम जो है एनी टू फ्रॉम जो है B1 लेना है, यानी कि कोई भी दो सब्जेक्ट जो है आपने जो 12th में पढ़े हैं, फिर से समझ लीजिए, वो लेंगे इससे, कोई भी दो एनी टू जो है वो आप इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा फिर क्या कह रहा है, ये एनी टू इससे लेंगे। दूसरा कह रहा है कि आप या तो तीसरा सब्जेक्ट इसी से ले लीजिए या इससे लीजिए, यानी कि आप यहां से चाह के भी एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं B2 से, या आप चाहें तो ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट जो है वो इसी से ले लीजिए, इनको कोई रोक टोक उसमें नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है, क्लियर हुआ आपका? थोड़ा समझना पड़ेगा तभी क्लियर होगा, क्योंकि जितना हौच पौच ये लोग किए हैं उससे आम छात्र को तो नहीं समझ में आनी है बिना 2-4 बार इस चीज को जो है वीडियो देखे। प्रोफेसर नहीं समझेंगे भाई, प्रोफेसर कुछ लोगों को क्लियर नहीं क्या करना है। अब देखिए BA ऑनर्स होता है इंग्लिश और हिंदी के लिए, अगर आपको करना है, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स या हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं तो इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज में आपको रिस्पेक्टिवली उसी सब्जेक्ट को रखना होगा। BHU की बात करें तो BHU ने कुछ नहीं कहा, आपको जो ऑनर्स करना है करिए, हिंदी बना के इंग्लिश बनाए के हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कहा कि अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो लैंग्वेज में इंग्लिश सेक्शन को रखिए, और अगर आपको हिंदी ऑनर्स करना है तो लैंग्वेज में जो है आप हिंदी सेक्शन को रखेंगे। उसके अतिरिक्त संस्कृत फ्रॉम सेक्शन 1, ये संस्कृत के लिए है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, संस्कृत फ्रॉम सेक्शन 1 या सेक्शन 2, और एनी टू फ्रॉम जो है सेक्शन 2, ये आपको लेना पड़ेगा। फिर एनी 2 में वही जो आपने 12th में पढ़ा है, और संस्कृत फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। मैंने कुल मिला के बस ये घुमा रहा है और कुछ बात नहीं है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन 4 एगो इन्होंने दिया है, उसमें कहा है कि एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B लिस्ट 1 B1 और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। जो मैंने वो बातें आपको समझाई सामान्य भाषा में, वही चीज इसमें कहा गया है। समझ गए? ये B1 और B2 वाला जो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, ये वही कॉन्सेप्ट, उतनी चीजों को वो घुमा के लिखे हुए हैं। बाकी और कुछ 30 मार्क वाली चीज इसमें नहीं है। BA ऑनर्स करना है आपको, मान लीजिए पंजाबी में, बंगाली में, उर्दू में, अरेबिक में, पर्शियन में, फ्रेंच में, जर्मन में, इटालियन में, स्पेनिश में, जो BHU में भी अवेलेबल है और JNU में भी अवेलेबल है। वहां के लिए आपको देना है जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज। इंग्लिश ले लेते हैं तो BHU JNU दोनों जगह एलिजिबल हो गए, और हिंदी लेंगे तो सिर्फ BHU में होंगे। इंग्लिश भी ले लेंगे फिर से मान लीजिए, तो वहां आप हिंदी वाले मार्क्स को अपने हिसाब से ऐड करा सकते हैं, जो आपका बेस्ट होगा, और JNU में इंग्लिश वाला। तो अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आप जो है फायदे में रहेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट करके आप दोनों जगह एलिजिबल हो जा रहे हैं। अब लेकिन यही सब्जेक्ट आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में करना है तो आपको सेम लैंग्वेज लेना पड़ेगा। पहली लिस्ट इनकी ये है, यानी कि अगर आपको पंजाबी ऑनर्स करनी है तो पंजाबी रहना चाहिए, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। अब यहाँ भूल गए, ये बच्चा 12th में पंजाबी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इनकी बुद्धि यहाँ खत्म। हर चीज में इन्होंने अपना कानून घुसेड़ दिया है। अब यहाँ कहीं नहीं कह रहे हो कि पंजाबी पढ़े हो तभी आओ हमारे पास, फ्रेंच पढ़े हो तभी आओ हमारे पास, नहीं। यहाँ पे आपको बस एग्जाम देना। कैसे एग्जाम देगा? कोचिंग करके। और ये अब जर्मन अगर किसी को करना है क्या करेगा? कोचिंग करेगा ना। और इनका एम क्या है? कोचिंग को एलिमिनेट करना। कोचिंग को एलिमिनेट कर रहे हैं ये लोग, फर्जी बात करते हैं। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, फिर वही सेक्शन 2 वाली बात है, और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, दो कॉम्बिनेशन इन्होंने जो है वह दिया है। अब एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 जब आप लेते हैं तो इनका ये कहना है, अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर आप तो गलत बता दे रहे हैं, इन्होंने तो कहा है दूसरा सब्जेक्ट भी ले लो, पंजाबी में कोई जरूरी नहीं, पंजाब बिल्कुल कहा है, लेकिन इन्होंने यह भी कहा है कि पंजाबी वालों को ये प्रायोरिटी देंगे। जो सेक्शन 1 इसको जो अटेम्प्ट करेगा, सेम लैंग्वेज प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, उसको ये प्रायोरिटी देंगे, और उससे बच जाएगा कुछ, तब आपकी तरफ ये मुंह उठा देखेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आप ये कर ले रहे हैं तो इसके लिए उतने ही एलिजिबल हैं। पहली प्रायोरिटी इनकी होगी, दूसरी प्रायोरिटी इनकी होगी। कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड कॉम्बिनेशन 2 फॉर द एडमिशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ सीट रिमेन्ड वैकेंट आफ्टर द कंसिडरिंग ऑल सीट्स हु ऑप्टेड कॉम्बिनेशन 1, ठीक है। आधा अधूरा मत पढ़ा करो, जहां भी पढ़ते हो आधा अधूरा पढ़ लेते हो। तो ये हो गया आपका दिल्ली विश्वविद्यालय की बात। तो हमने 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में देख लिया, BHU, JNU और DU। BHU और JNU एक तर्ज पे आप एग्जाम दे सकते हैं, बस एक लैंग्वेज का फर्क है, इंग्लिश और हिंदी। तो जो बच्चे हिंदी अगर BHU में चाहते हैं, हिंदी बहुत स्ट्रांग है, हिंदी करना चाहते हैं, हिंदी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश 2 अगर ऐड कर लेते हो अपने दूसरे में, तो यहाँ पे आप JNU के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन DU के लिए आते हैं तो DU के लिए आपको डोमेन में देना है, 12th के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, और लैंग्वेज जो है आप कोई भी चूज कर लो, यानी हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी आपने चूज कर चुका है एक बार, तो आप उस पोर्शन को फुलफिल कर दे रहे हैं। अब दूसरे पोर्शन के लिए आपको जो है इसके 12th वाले सब्जेक्ट को फॉलो करिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, महात्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय महान कार्य करते हुए
पहले इन्होंने कहा सिर्फ हमको जो है डोमेन का टेस्ट दे दो, हिस्ट्री में चाहिए तो हिस्ट्री आ जाओ, पॉलिटिकल चाहिए तो पॉलिटिकल पढ़ के आ जाओ। अब इन्होंने कंपलसरी कर दिया, कहा लैंग्वेज टेस्ट हमको जो वो लेना है। क्या लेना है? लैंग्वेज टेस्ट लेना है। खैर कोई इससे समस्या बच्चों को नहीं होनी है, जो सिर्फ इलाहाबाद की तैयारी कर रहे थे उनको समस्या होनी है। तो लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया, हिंदी इंग्लिश जो है दोनों आपको जो है, दोनों में से एक आपको लेना पड़ेगा। फिर इन्होंने जनरल टेस्ट भी अब जो है कंपलसरी कर दिया। चौंक जाएंगे आप, अरे सर जनरल टेस्ट कहाँ? तो एक नया गाइडलाइन जो हमारे पास प्राप्त हुआ है उसके अनुसार बीए में ही नहीं, बीए, बीएससी, बीपीए, बीएफए, बीएलएलबी सब में इन्होंने जनरल टेस्ट कंपलसरी कर दिया। यानी बीएससी वालों को लिए अब यहाँ पे फिर जो है बीएससी वालों के लिए संकट खड़ा कर दिया। कौन? अब बीएससी वालों के लिए संकट खड़ा किया जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और कहा 2 डोमेन टेस्ट आपको चूज करना है। तो बीए की चूंकि बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम बीए के बारे में आपको बताएंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है बीए, बीएससी, बीए कोई भी कोर्स है तो आप हिंदी या इंग्लिश जो है मिनिमम एक को चूज कर लीजिए, और बीए करना चाहते हैं तो 8 सब्जेक्ट दिया गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। इसमें से कोई 2 आपको जो है वह चूज करना पड़ेगा। और यानी कि 2 सब्जेक्ट यहां से देंगे, 40-40 क्वेश्चन यहां आपको बनाने हैं, 50-50 रहेगा, 40-40 करने हैं और 40 आपको यहां बनाने हैं। यानी 120 क्वेश्चन पे ये आपका जजमेंट करने वाले हैं। आप कहोगे सर हम जो है ऑलरेडी बीएचयू, जेएनयू के लिए तो सब्जेक्ट चूज कर ही लिए थे, तो वही फिर से नहीं आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम आपको एक ही बार देना होगा। आपने हिंदी एक बार भर दिया तो बस आप विश्वविद्यालय सेलेक्ट करते जाइए, ठीक है? आप हर जगह के लिए एलिजिबल होते चले जाएंगे। एग्जाम बार बार नहीं देना, ये यही कंसेप्ट आप लोग नहीं समझे हैं। कई बच्चे क्या सोचे कि सर जनरल टेस्ट क्या हमको 3 बार देना पड़ेगा? नहीं बच्चा, जनरल टेस्ट आपको एक ही बार देना है। अब एक ही बार से जनरल टेस्ट में जितने विश्वविद्यालय हैं वो सब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन शर्त आपने उस विश्वविद्यालय को जो है चुन रखा है अपनी प्रायोरिटी में फॉर्म भरने के वक्त। इलाहाबाद का क्लियर हुआ? फिर समझा दे रहे हैं, इन 8 में से जो है आपको कोई 2 लेना पड़ेगा, आपके 12th से कोई लेना देना इसमें नहीं है। और जनरल टेस्ट जो है वो सबको देना है, और लैंग्वेज में से 2 में से 1 आपको सबको देना है। तो अगर आप बीएचयू के लिए, जेएनयू के लिए, सबके लिए अप्लाई कर रखे थे तो आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज लिए ही थे और जनरल टेस्ट दे ही रहे थे, यानी ये आपके पास ऑलरेडी है। आपको बस यहाँ डोमेन चूज करना पड़ेगा, या कोई चूज कर लो, हिस्ट्री पॉलिटी चूज कर लो, या पॉलिटी इकोनॉमिक्स चूज कर लो, या पॉलिटी ज्योग्राफी चूज कर लो। 12th के सब्जेक्ट से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो यानी आप 2 डोमेन बढ़ा देते हैं तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो गए, आप जो है जेएनयू के लिए भी एलिजिबल हो गए, आप इलाहाबाद के लिए भी एलिजिबल हो गए, और आप जो है डीयू के लिए भी एलिजिबल है अगर 12th में आपका ये डोमेन है तब। आर्ट्स वाले बच्चे, सोशल साइंस वाले बच्चे जो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ उनको जो है कह रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बनाओ, या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है आपका 12th में वो बनाइए। अगला विश्वविद्यालय आता है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। जामिया मिलिया की बात करें तो जामिया मिलिया ने कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक टेस्ट नहीं रखा है, कहा हमको लैंग्वेज स्पेसिफिक टेस्ट नहीं चाहिए। कोर्स वाइज इन्होंने कहा डोमेन चूज करने, और कोर्स वाइज इन्होंने जनरल टेस्ट भी कहा। इन्होंने भी देखिए क्या क्या कहा है, अब देखिए 50% मार्क्स कहा है 12th में। वो मार्क्स वाला लोड मत लेना 12th का, क्योंकि एक विश्वविद्यालय बस है जो 70% कह रहा है, या कुछ सब्जेक्ट में 60% भी कह रहा है, बाकी सब 50-55 के आसपास ही घूम रहा है। अगर कह रहा है बीए ऑनर्स हिंदी करना है जामिया मिलिया, तो आपको हिंदी का सिर्फ एग्जाम देना है। बीए ऑनर्स संस्कृत करना है तो जनरल टेस्ट देना है। अभी तक जो है बदल देगा वेबसाइट पर, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। फ्रेंच या फ्रेंकोफोन स्टडीज करना है तो जनरल टेस्ट दीजिए। स्पेनिश लैटिन अमेरिकन करना है तो जनरल टेस्ट दीजिए। इकोनॉमिक्स करना है तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम दीजिए। हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री का एग्जाम दीजिए। और तुर्किश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तुर्किश से करना है, और लैंग्वेज लिटरेचर को उसमें दोनों 2 पार्ट है, तो इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना होगा। यानी कि आपने अगर जनरल टेस्ट ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है तो जनरल टेस्ट के माध्यम से यहाँ के तुर्किश में आप एलिजिबल हो गए, फ्रेंच में एलिजिबल हो गए, और आप संस्कृत में एलिजिबल हो गए। ऑलरेडी एलिजिबल हो चुके हैं, बस आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आप मान लीजिए इलाहाबाद के लिए भी अप्लाई किए हैं और आपने कोई 2 डोमेन चूज कर लिया, उस दोनों डोमेन में आपका इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री आता है, तो आप यहाँ के लिए भी उस तरीके से एलिजिबल हो जा रहे हैं। समझ रहे हो हमारी बात को? और एक छात्र कई विषयों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी इत्यादि। इसमें कोई रोक नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी के लिए अप्लाई करोगे, या सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए करोगे, या सिर्फ हिस्ट्री के लिए करोगे। अनेक विश्वविद्यालयों में जहाँ भी अलग अलग सीट डिवीजन इस तरीके से दिया है, आप जो है 1 से ज़्यादा सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीएचयू वगैरह सबसे सिंपल है, वो कुछ नहीं किया, केवल आर्ट्स सोशल में बांट दिया, कहा एग्जाम दो, बाकी सिलेक्शन जो है सीट क्या मिलेगा मार्क्स के बेसिस पे हम आपको देंगे, एग्जाम दीजिए आके।
अब बीए ऑनर्स एएमयू की बात करें, यहाँ भी ऑनर्स प्रोग्राम होता है। इन्होंने कहा इंग्लिश कंपलसरी है। भाई साहब इतना महान है कि हिंदी के ऑनर्स के लिए भी अगर आपको एग्जाम देना है तो इंग्लिश का टेस्ट देना होगा। बहुत सुंदर। उसके बाद जनरल टेस्ट देना होगा और ये डोमेन स्पेसिफिक कोई बात नहीं करते हैं। एएमयू में जाएंगे तो संस्कृत, पर्शियन, वोमेन स्टडीज और हिंदी, इन ऑनर्स प्रोग्राम करने के लिए आपको इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट देना है। यानी बीए ऑनर्स हिंदी भी करना चाहते हो तो इंग्लिश का एग्जाम दो, तब बीए ऑनर्स हिंदी करने देंगे। छात्र एक साथ कई विषयों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई कहीं रोक टोक जो है नहीं है। अब ये कॉपी हो गया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी। यहाँ पे संस्कृत, पर्शियन, वोमेन स्टडीज, हिंदी आप कर लेंगे अपने हिसाब से, उसमें कोई परंतु किंतु नहीं है। अगला विश्वविद्यालय हमारा जो है वो है बीबीएयू। उतने ही सब्जेक्ट वहाँ पे थे इलाहाबाद एएमयू में। अगला बीबीएयू। क्या बीबीएयू क्या है सर? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नया विश्वविद्यालय जो है वह भी ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। नो लैंग्वेज टेस्ट, यहाँ भी लैंग्वेज नहीं देना है। ओनली जनरल टेस्ट, केवल जनरल टेस्ट के आधार पर इसमें कई भी कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है और एक कोर्स में ये केवल डोमेन टेस्ट ले रहे हैं। देखिए क्या है इनका, कह रहे हैं कि अगर ऑप्शनल में आपको ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश दे रहे हैं। यहाँ बीए प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा, बीए प्रोग्राम भी है और ऑनर्स भी है। तो ये हम बीए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो उस स्थिति में सिर्फ जनरल टेस्ट, यानी आपने बीएचयू, जेएनयू या इलाहाबाद किसी विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ ऑटोमेटिक एलिजिबल हो गए, सिर्फ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ ऑनर्स अगर एक आपको करना, पब्लिक एड का एक ऑनर्स प्रोग्राम ये चलाते हैं, तो उस स्थिति में स्लैश करके दे दिए। यानी डोमेन में से या तो आप पॉलिटिकल साइंस बना लीजिए, या तो आप इकोनॉमिक्स बना दीजिए, या तो आप हिस्ट्री बना दीजिए, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, जनरल ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, कोई भी बना देंगे तो पब्लिक एड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अभी तक जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपडेट करके चीजें रखी है उसके हिसाब से। यानी अगर आप मान लीजिए इलाहाबाद में सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल कोई भी, तो आप फिर यहां एलिजिबल हो गए। अगला क्या हमारा? विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपका है विश्व भारती। ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, कुछ कोर्स में जनरल टेस्ट और कुछ कोर्सेस में जो है डोमेन वाइज टेस्ट ये ले रहे हैं। जैसे देखिए, अगर बीए इन इकोनॉमिक्स करना है आपको तो इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज या मैथमेटिक्स जो है इसके थ्रू आपको मिलेगा। अगर ज्योग्राफी करना है तो आपको ज्योग्राफी का एग्जाम देना होगा। बीए हिस्ट्री करना है या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री करना है या आपको हिस्ट्री या एएससी दोनों लेना है तो दोनों स्थिति में आपको जो है हिस्ट्री ही बनाना पड़ेगा। अगर आप फिलॉसफी करना चाहते हैं बीए से तो आपको जनरल टेस्ट, और बीए इन कंपैरेटिव रिलीजन जो है तो आपको जनरल टेस्ट का प्रोग्राम जो है बच्चा देना पड़ेगा। यानी कुछ में डोमेन, कुछ में जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट अगर आप दे रहे हैं उधर तो यहाँ एलिजिबल हो गए, और डोमेन के लिए आपने कुछ भी चूज किया उधर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो यहाँ भी उससे एलिजिबल हो जा रहे हैं। अगला जो विश्वविद्यालय इस करीब आता है वो आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद विश्वविद्यालय भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स क्या है देखो, पहले लैंग्वेज का टेस्ट ले रहा है, जनरल टेस्ट भी ले रहा है और डोमेन टेस्ट भी ले रहा है। देखिए कैसे कैसे इसमें एग्जाम आपको देना है। अगर आप इंटीग्रेटेड एमए करना चाहते हैं, यानी बीए में आपको दोनों डिग्री मिलेगी, तो उस स्थिति में हिंदी और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट और इंग्लिश देना पड़ेगा। अगर आप एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं तो हिस्ट्री, जनरल टेस्ट और इंग्लिश देना पड़ेगा। यानी लैंग्वेज में इसने भी इंग्लिश कंपलसरी कर रखा है, हिंदी वाले को सिर्फ छोड़ दिया क्योंकि इसको समझ में है कि हिंदी ऑनर्स करना है तो उसको इंग्लिश क्यों पढ़वाएं। यही बात जो है उधर आपके एएमयू वाले को समझ में नहीं आई थी। एमए इन पॉलिटिकल साइंस करना है तो पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट और इंग्लिश आपको देना है। एमए इन सोशियोलॉजी करना है, इंटीग्रेटेड एमए, तो आपको सोशियोलॉजी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश देना पड़ेगा। और एंथ्रोपोलॉजी करना है तो एंथ्रोपोलॉजी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश देना पड़ेगा। यानी जनरल टेस्ट और इंग्लिश तो आप ऑलरेडी, हमको लगता है उधर चूज कर ही लिए होंगे। अगर चूज कर लिए हो तो ऑलरेडी एलिजिबल हो गए। अगर इलाहाबाद के लिए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये सब चूज कर लिए हो तो यहाँ भी आप, और इसके लिए भी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो। और बिल्कुल मत घबराना, इंटीग्रेटेड कोर्स भी एक अच्छा कोर्स माना जाता है। कुछ और यूनिवर्सिटीज ये हो गए आपके टॉप के यूनिवर्सिटीज़। अब कुछ और यूनिवर्सिटीज़ है जहां आप सोच रहे होंगे कि हम जो है अपने ऑप्शंस को लेके चले, तो उसमें आपका एक आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ अगर बीए पॉलिटिकल साइंस करना है तो सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने रखा है कि +2 में जो है आपका जो है मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। जनरल टेस्ट के माध्यम से भी उसमें एडमिशन होना है, लेकिन 12th में आपका इकोनॉमिक्स जो मैथमेटिक्स जो एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स का तभी आप सिलेक्शन ये करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात करें तो कह रहा है सेक्शन 1A से कोई लैंग्वेज ले लीजिए,
सेक्शन 1 से सॉरी इंग्लिश लेना है और सेक्शन 3 से जो है वो आपको जनरल टेस्ट लेना है। यानी इंग्लिश और जनरल टेस्ट आप लेते हैं तो गुजरात का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए एलिजिबल हो, और बीए ऑनर्स चाइनीज़ के लिए भी आप इंग्लिश और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट से एलिजिबल हो गए। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन बेल्ट के बच्चों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए एंड एमए इन इंग्लिश का। इसके अंतर्गत जो है आपको बीए एंड एमए इन इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी सब मिलना है, और केवल जनरल टेस्ट आप दे रहे हैं। यानी आपने बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद इन सब के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, तो बस इसको सेलेक्ट कर लें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, और आप ऑटोमेटिक ही एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि जनरल टेस्ट आप ऑलरेडी दे रहे हैं। एक आता है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आपको जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से, आर्ट्स, लैंग्वेज से या सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज से करना है, ये इनका प्रोग्राम है बीए ऑनर्स का, तो आप सिर्फ जनरल टेस्ट के माध्यम से एलिजिबल हो। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करें तो ये अलग लेवल पे लेके चले गए हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड का दे रहे हैं 4 वर्ष वाला, पहले मैंने बताया था। इंग्लिश कंपलसरी कर दिया, ये भी आपको ऑप्शन नहीं दिया रहा हिंदी लेने का। फिर कह रहा टीचिंग एप्टीट्यूड भी लेना पड़ेगा, हिस्ट्री भी लेना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी लेना पड़ेगा, पॉलिटिकल भी लेना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी लेना पड़ेगा, तब जाके आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। और फिर अंतिम हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जिसमें कि आपका बीएससी और बीए साइकोलॉजी, अगर आप मान लीजिए जिस स्ट्रीम से 12th में उस हिसाब से आगे कंटिन्यू कराएंगे, तो बीएससी और बीए साइकोलॉजी करना चाहते हैं, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश, तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा। बीएससी बीए ज्योग्राफी और हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा। बीए इकोनॉमिक्स एंड सोशल वर्क करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट देना होगा। यानी इस विश्वविद्यालय में भी आप जनरल टेस्ट के माध्यम से एलिजिबल हो जा रहे हैं। ये था आपका। अब एक आपका आता है विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय है, ये आपका आ रहा है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अब ये साहब को सिलेबस ही क्लियर नहीं, लिख रहे हैं ईटीसी। क्या पूछेंगे, ईटीसी पूछेंगे। बीकॉम में देखिए बताइए ईटीसी लिखे हुए हैं, यह कौन सिलेबस है भाई। बीए की बात करिएगा, इसमें कहाँ गया, तो बीए बीबीए ऑनर्स से पहले एक मिनट, बीए बीएड है, बीकॉम है। बीए में कह रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडीज, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ऐसा, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन। बताओ ऐसा है कहीं, सीयूईटी पैटर्न में कहाँ चूज कर लोगे। तो ये स्थिति है एनटीए और सीयूईटी की। बस छात्र जो है वो परेशान रहिए, बाकी इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बीए के जितने विश्वविद्यालय हैं वो आपको बताएं। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर हम क्या ले लें तो हम ज़्यादातर विश्वविद्यालय के लिए एलिजिबल हो जा रहे हैं। ये तो आपको विश्वविद्यालय देख देख के ही भरना पड़ेगा, पहली चीज़, ठीक है। आप किस किस विश्वविद्यालय के लिए फॉर्म भरते हैं कमेंट बॉक्स में हमको एक बार बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे 1 तारीख के आसपास, अभी नहीं क्योंकि मैं 7 दिनों की छुट्टी पर ऑलरेडी जा रहा हूँ, ठीक है। 2 तारीख को, 1 तारीख भी नहीं 2 तारीख को, 2 तारीख को मैं शाम तक एक वीडियो डाल दूंगा कि इस विश्वविद्यालय के लिए मैं एक लिस्ट बना के कि आप इन सब्जेक्ट को चूज कर ले रहे हैं तो एलिजिबल है। जैसे मान लीजिए आप अगर जनरल टेस्ट, ये तो लेना ही पड़ेगा तभी तो आप एलिजिबल होंगे ज़्यादातर विश्वविद्यालय में। जनरल टेस्ट ले लेते हैं और इंग्लिश ले लेते हैं और आप 2 डोमेन चूज कर लेते हैं, ठीक है, 2 डोमेन चूज कर लेते हैं, तो आप जो है कई विश्वविद्यालय में एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे बीएचयू में एलिजिबल हो जाएंगे, आप जो है जेएनयू में जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश के माध्यम से एलिजिबल हो जा रहे हैं, और इलाहाबाद में एयू में जो है आप जनरल टेस्ट इंग्लिश और डोमेन के माध्यम से जो है एलिजिबल हो जा रहे हैं। और अनेक विश्वविद्यालय ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ एलिजिबल होते चले जाएंगे। अब यही अगर इंग्लिश की जगह हिंदी कर देंगे तो आपका ये घट जाएगा। क्या घट जाएगा, यहाँ से जेएनयू मिट जाएगा, ऐसे ही आपका जो है एएमयू मिट जाएगा हिंदी करते ही। अब कुछ बच्चा आएगा सर हिंदी इंग्लिश दोनों ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। मार्क्स कौन ऐड होगा, तो जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा वही ऐड होना चाहिए आपका एनटीए के द्वारा। बाकी एनटीए इस तरह की कोई बात जो है वो करता नहीं है, क्या करने वाला है वो हर मामले को फंसा कर रखता। बाकी आप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। और अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न के लिए @worldbhu, इंस्टाग्राम पे भी @worldbhu, और फेसबुक और ट्विटर, टेलीग्राम सब पे जो आप जुड़ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए @surajbhuworld इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हमारी ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें, मालवी एकेडमी, जहाँ हमारी पेड और फ्री कोर्सेस दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए चल रहा है।
ठीक है। तो ये इस वीडियो में हमने आपको जो है डिटेल में बीए का जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है उसकी जानकारी दी। फिर आगाह करना चाहूँगा, फॉर्म भरने से पहले थोड़ा सा धैर्य बनाइए। फॉर्म को आपको घर पे चिपका के प्रदर्शित नहीं करना है। आप फॉर्म अगर 4 दिन पहले भी भरते हैं तो आपका उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी किस विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में बताओ। ज़्यादातर विश्वविद्यालय जो मैच करेंगे 2 तारीख को उसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये चूज कर लीजिए, आप इन विश्वविद्यालयों में एलिजिबल हो गए। बाकी अगर आप खुद से समझदार हैं तो खुद से भर लीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।